नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं जय हो बैच में प्रतिशत टॉपिक और आज का हमारा सबसे पहला सवाल हमारे सामने है। 14 टाइप के सवाल हम कर चुके हैं और 14 टाइप के सवालों में हमने 81 तक सवाल कर लिए थे। 81 क्वेश्चन हम इसमें कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82। आज हम क्वेश्चन नंबर 82 कर रहे हैं। 82 से हम शुरुआत करने वाली है। इस प्रश्न के जो कॉन्सेप्ट है, इस प्रश्न को करने के लिए जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछले पार्ट में सिखा चुका हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाए थे आपको, उन पे आज बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सभी लोग जो लाइव आ चुके हैं उन सब लोगों को सुप्रभात। क्या हुआ? चलिए, प्रिया वर्मा जी गुड मॉर्निंग, धीरज कुमार जी गुड मॉर्निंग, विपिन जी गुड मॉर्निंग, गुलशन कुमार जी गुड मॉर्निंग। चलिए, पहला सवाल हमारे सामने है, कोई उत्तर देने का प्रयास कर सकता है चाहे तो। 50 किलो शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा और मिलाया जाए कि 75% शीशा हो जाए? आपने क्या और मिलाया? शीशा और मिलाया। क्या नहीं मिलाया? टिन। देखो, मैंने पिछले भाग में एक बात कही थी, उस बात को ध्यान से सुनना। पिछले भाग में जो मैंने एक बात कही थी उस बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि आपने जो मिलाया है वो है शीशा और आपने जो नहीं मिलाया है वो है टिन। भाई, टिन की प्रतिशत मात्रा बदलेगी, टिन की मात्रा नहीं बदलेगी। आपने शीशा मिलाया है, ठीक है, आपने शीशा मिलाया है तो इसे आप छोड़ दीजिए, आप टिन पे काम कीजिए। ऐसा मैंने पिछले भाग में आपको सिखाया था। क्यों? क्योंकि टिन जो है, टिन की मात्रा समान है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, अगर आपने समझ लिया तो। टिन की जो मात्रा है वो मात्रा समान है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो सब कुछ समझ लिया आपने। कैसे? टिन की प्रतिशत मात्रा बदली है, टिन की मात्रा नहीं बदली। मनीष जी गुड मॉर्निंग, कैलाश जी गुड मॉर्निंग। मैंने क्या कहा? टिन की मात्रा बदली है, टिन की प्रतिशत मात्रा नहीं बदली है। बस इतनी सी बात है। तो टिन को लिख दीजिए। तो पहले टिन कितना था बताओ? पहले टिन कितना था? पहले टिन था 40%, क्योंकि शीशा अगर 60% है तो टिन कितना होगा? 40%। बाद में टिन कितना है? बाद में टिन है 25%। हम टिन पे काम करेंगे। किस पे काम करेंगे? हम टिन पे काम करेंगे। टिन पहले 40% था, बाद में कितना है? 25% है। अगर कोई बच्चा कॉन्सेप्ट जिसके दिमाग में आ गया है, चांदसी कुमार जी साहब गुड मॉर्निंग, चांदसी, ठीक है। चलिए, अब किसी बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया है तो कॉन्सेप्ट ये था, कल मैंने सिखाया था आपको, ए का 40%। ए मतलब प्रारंभिक, ए मतलब क्या है? प्रारंभिक। ए का जो 40% है, ए का 40% कितने के बराबर है? बी का 25% के बराबर है। ए का 40% बी के 25% के बराबर है। यहाँ एक और बात सिखाने वाला हूँ, उस बात को ध्यान से समझिएगा। ए का 40% बी के 25% के बराबर है तो ए और बी का अनुपात कितना होगा? ए और बी का अनुपात होगा 25:40। ये बात तो आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो सीख लो। भाई, अगर लिखा हुआ है ए का 40%, ए का 40% किसके बराबर है? बी का 25% के बराबर है, ऐसा लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो प्रतिशत से कट हो गया, का की जगह गुणा का निशान आ गया। अब लिखा हुआ है ए गुणा 40 बराबर बी गुणा 25, ऐसा लिखा हुआ है। एक बार सिखा देता हूँ, बार बार काम में लेना है। ए बी बटा में आ जाएगा, 25 यहाँ पहले से रखा हुआ है, 40 इधर बटा में चला जाएगा। तो यही कारण होता है। अब बात को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ये है, यही कारण होता है कि जब भी आपको ऐसी राशि लिखी हुई मिलती है कि मान लीजिए 4a बराबर 3b लिखा हुआ है, तो जब आप a और b का अनुपात लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 3 तो इधर आ जाएगा और 4 उधर चला जाएगा। ये बात आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। कैसे आया? बेसिक मैंने सिखा दिया अभी आपको। बात समझ गए क्या? ये पता होना चाहिए, अनुपात समानुपात की बात है, यहाँ काम आई है। तो ए और बी का अनुपात कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर? यहाँ ए और बी का अनुपात 25:40 दिख रहा है, तो ये कितना हो गया? 5:8। कितना हो गया? 5:8। इसका मतलब प्रारंभिक मात्रा 5 है और अंतिम मात्रा 8 है। तो मिलाया कितना है? मिलाया 3 है। बात समझे आप? ये जो 50 है, ये जो आपका 50 है, ये किसके बराबर है? ये प्रारंभिक मात्रा है, ये 5 के बराबर है। मिलाया कितना? देखो ध्यान से, 5 से 8 होया, मिलाया कितना? 3। तो 3 मिलाया, 3 किसके बराबर हो जाएगा? 3 30 के बराबर हो जाएगा। ये आपके सवाल का जवाब है 30 kg। पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये पहली बात है। अब दूसरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब आप एज ए ट्रिक, जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हो उनको आप ट्रिक के रूप में कैसे काम में लेते हो, ध्यान से सुनिएगा। जो आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हो उन्हें आप ट्रिक के रूप में कैसे काम में लेते हो, ध्यान से सुनिएगा। एक बार अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों का भी
सहयोग रहना बहुत ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपके कमेंट अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरा मोबाइल ही स्विच ऑफ हो रखा है। चलिए कोई नहीं, अभी व्यवस्था करेंगे थोड़ी देर में, है ना, अभी कुछ जुगाड़ करेंगे। मैंने कहा आपने क्या नहीं मिलाया, फिक्स मात्रा किसकी है, कैसे शीशा और मिलाया है, जस्ट टिन नहीं मिलाया है। तो टिन की जो मात्रा है वो फिक्स है, प्रतिशत मात्रा बदली है लेकिन टिन की मात्रा फिक्स है। तो टिन पहले यहाँ कितना है 40, यहाँ कितना है 25, बाकी दुनिया को भूल जाओ, बाकी आप दुनिया को भूल जाओ। टिन एक जगह 40 है, टिन एक जगह 25 है, इसी को लिख लो बस 5:8। अब मिलाया है तो प्रारंभिक मात्रा कम होगी और अंतिम मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब प्रारंभिक मात्रा 5 के बराबर होगी। देखो आपने कुछ नहीं लिखा, आपने सिर्फ ये लिखा कि भाई शीशा तो मिलाया है, टिन नहीं मिलाया है, टिन फिक्स है तो टिन पे काम करना है, टिन पे काम करना है। टिन पहले 40% था, बाद में 25% था, अनुपात हो गया 5:8। प्रारंभिक मात्रा कम होगी क्योंकि यहाँ मिलाया, अगर उड़ाया होता तो प्रारंभिक मात्रा ज़्यादा होती। तो ये 5 किसके बराबर है, 5 50 के बराबर है, ठीक है ना। तो मिलाया कितना, 3, 3 किसके बराबर होगा, 3 30 के बराबर होगा। ये ट्रिक बन गई, वो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट, ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप इसे, लेकिन बेसिक से ही पैदा हुआ ये ट्रिक, और ये ट्रिक है। आई बात समझ में, दोनों बातें समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की बात करी जाए, लीजिए अगले सवाल का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सूरज गौतम जी ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे। अगला सवाल आपके सामने है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपके सामने आ चुका है, चंद्रकांत जी ने, सूरज गौतम जी ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे। चलिए एप्लीकेशन किसी बच्चे ने नहीं डाउनलोड कर लिया तो डाउनलोड कर लीजिए। कल एक बहुत ही अच्छी विद्यार्थी हित में कल बहुत ही बड़ी घोषणा होने वाली है एप्लीकेशन के ऊपर। आप खुद कहोगे हाँ सर बहुत ही बड़ा एप्रिशिएटिंग वर्क है ये, ठीक है ना, जो किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया है आप लोगों के लिए। चलिए, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर के घोल में, 12 लीटर टोटल घोल है, 12 लीटर को घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया, तो बचे हुए शेष घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। आपको तो क्या पूछा भाई, पानी उबाला, लवण का प्रतिशत पूछा। वाष्पित क्या किया, बात को ध्यान से सुनना। वाष्पित क्या किया सर, वाष्पित पानी किया। वाष्पित क्या किया, पानी किया, मतलब पानी की मात्रा क्या हुई, पानी की मात्रा कम हुई। किसकी मात्रा फिक्स है, लवण की मात्रा फिक्स है। क्यों, पहले जितना लवण था लवण अब भी उतना ही है, बस उसकी प्रतिशत मात्रा बदली है। इसका मतलब फिक्स कौन है, लवण है। तो बात को ध्यान से सुन लेना, जो चीज़ आपने डाली है या जो चीज़ आपने उड़ाई है वो तो बदल जाती है, और जो चीज़ आपने नहीं डाली है, नहीं उड़ाई है, वो नहीं बदलती। तो लवण फिक्स है। तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, हम क्या लिखेंगे, 12 का 7% है लवण। टोटल प्रारंभिक मात्रा दे रखी है हमें 12, तो 12 का 7% लवण है। लवण कितना है, 12 का 7%। अंतिम मात्रा भी दे रखी है, 4 लीटर उड़ा दिया तो अब कितना बच गया, 8 लीटर बच गया। भाई पहले क्या था, प्रारंभिक मात्रा 12 थी, 12 का 7%, 12 का कितना है लवण, 7%, वो 8 का कितना प्रतिशत होगा, यही तो हमें बताना है, 8 का कितना प्रतिशत होगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। आपको इस एक लाइन के अंदर ये उत्तर दिख रहा है, ये एक लाइन ही आपका उत्तर है। गौरव जी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। 12 का 7% किसके बराबर है, 8 का के प्रतिशत के बराबर है, क्योंकि पहले 12 लीटर था तो 12 का लवण 7% था। लवण की मात्रा फिक्स है, इसलिए बीच में मैंने बराबर लिख दिया है। प्रारंभिक मात्रा 12 है, अंतिम मात्रा 8 दे रखी है, तो 8 का ये कितने प्रतिशत होगा हमें बताना है, तो 8 का हमने के प्रतिशत लिख लिया है। प्रतिशत से प्रतिशत आपका कट हो गया है। आगे देख लीजिए आप ध्यान से, 12 × 7 इधर रह गया और इधर बट्टा में आ गया 8, ये के का मान आ गया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 का आधा 10.5, 11.5 कैसे लिखा किसी ने, 7 तिया 21, 21 का आधा कितना हो गया 10.5, तो 10.5% आपके सवाल का आंसर है। ए इज़ द राइट आंसर। किसी ने ए दिया क्या, कैलाश जी 12 7 एक मिनट, देखो 4 दूनी 8 है, 4 तिया 12 है, 7 तिया 21 है, 21 का आधा है, 21 का आधा 10.5 होगा, इसलिए आपका उत्तर है 10.5। ए उत्तर सही है, ना कि बी। एक बार चेक कर लीजिए वापस, जिन लोगों का उत्तर बी आया वो एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी गणना थी आपके सामने, 2 और 3 बार कट रहा था, 7 तिया 21, 21/2 मतलब 21 का आधा 10.5% होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना था। कॉन्सेप्ट इसमें भी वही है। आपने क्या किया, मैंने क्या कहा, ये 2 तरह के सवाल आते हैं इसमें, जो दोनों आपके सामने आ चुके हैं। 2 ही तरह के सवाल आते हैं, दोनों आपके सामने आ चुके हैं। फिक्स मात्रा वाली चीज़ पे काम करनी है, जो आपने ना मिलाई है ना उड़ाई है। क्या कह रहा हूँ, जो आपने ना उड़ाई है ना मिलाई है, फिक्स मात्रा वाली चीज़ है, उस पर काम करना है। एक लाइन का उत्तर है आपके सामने। अगले सवाल की बात करी जाए, लीजिए
50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। अब मेरे को बात सुनो, क्या मिलाया आपने भैया? आपने मिलाया क्या? क्या सर हमने तो पानी मिलाया है। पानी मिलाया मतलब पानी की मात्रा बदल गई है। पानी मिलाया मतलब पानी की मात्रा बदल गई है। तो पीछे क्या बचा? पीछे एल्कोहल बचा, 50% क्षमता वाला एल्कोहल। तो एल्कोहल बचा पीछे। जो एल्कोहल की मात्रा क्या है? फिक्स है। एल्कोहल की मात्रा क्या है? एल्कोहल की मात्रा फिक्स है। तो इस पे काम कर लो। एल्कोहल पे, एल्कोहल पे क्या काम करोगे? एल्कोहल पे ऐसे काम करोगे, 9 का 50%। कितना हुआ भैया? 9 का 50%। ये देखो ध्यान से, 9 का 50% किसके बराबर है? अब नई मात्रा कितनी है हमें तो पता नहीं, पानी मिलाया, नई मात्रा कितनी पता नहीं, तो इसको ये लिख देते हैं, ए का 30% के बराबर है। ये आपको लिखना था। ये सबसे पहले मैं भी सिखाया था मैंने आपको। अच्छा, यहाँ मैंने सीधा कॉन्सेप्ट काम में ले लिया था। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। इधर देखिए बात को ध्यान से, 9 का प्रारंभिक मात्रा कितनी है? 9 है। 9 का 50% ए का 30% के बराबर है। क्या कहा? 9 का 50% ए के 30% के बराबर है। यहाँ बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है। तो इधर देखो, प्रतिशत से प्रतिशत तो कट गया, ठीक है सर कट गया। अब देखो ध्यान से, 3 तिया 9, 3 पंजा 15। बात समझ रहे हो कैसे भाई? 0 से ये 0 काट दिया मैंने। चलो इधर ऐसे आराम से लिख देते ना, गणना करना आसान रहेगा। 9/50/30, 0 से 0 गया, 3 तिया 9, 3 पंजा 15, 15। ए का मान 15 आ गया, मतलब अंतिम मात्रा 15 है। अंतिम मात्रा कितनी है? 15। ये अंतिम मात्रा है। अंतिम मात्रा कितनी है? अंतिम मात्रा सर 15 है। तो मिलाया कितना? प्रारंभिक मात्रा 9 थी और अंतिम मात्रा 15 है, तो मिलाया कितना? 6। तो अगर 6 है तो 6 ग्राम ही मिलाया है। 9 लीटर में 9 लीटर है ना, तो लीटर 6 लीटर ही मिलाया है। कितने लीटर मिलाया है? 6 लीटर। 6 लीटर इसमें आपने मिलाया है। ये आपके सवाल का जवाब है। ये कार्य आपको करना था। ट्रिक बता देता हूँ हाथों हाथ ही। बेसिक तो समझ में आना ही चाहिए, ध्यान रखना। ये प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा। अब आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे? ध्यान से, प्रीतम राव जी ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे। अब आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना। भैया आपने पानी मिलाया ना? हाँ सर पानी मिलाया। एल्कोहल नहीं मिलाया ना? नहीं मिलाया। तो एल्कोहल यहाँ लिख दो। एल्कोहल एक जगह 50 दिख रहा है, एक जगह 30 दिख रहा है, तो वह कहानी खत्म। एक जगह 50 दिख रहा है, एक जगह 30 दिख रहा है, काट दिया। ये प्रारंभिक मात्रा हो गई, ये अंतिम मात्रा हो गई। अब प्रारंभिक मात्रा आपके यहाँ कितनी दिख रही है? 9 दिख रही है। 9 किसके बराबर है? 9 3 के बराबर है। मिलाया हुआ कितना? देखो मिलाया 2, क्योंकि ये 3 से 5 हुआ, मिलाया कितना? 2। तो आपने सिर्फ इतना ही काम किया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 लीटर। लीजिए, इतनी सिंपल सी गणना है। मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा सवाल है ये। अगर आप परीक्षा में बैठे होते तो दुनिया का सबसे छोटा सवाल होता। आप यहाँ देखते 3 से 5 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, मतलब 3 किसके बराबर है? 9 के। ठीक है, तो 2 किसके बराबर होगा? 6 के। ये लीजिए, अगले सवाल की बात करी जाए। मानसी सिंह गुड मॉर्निंग। चंद्रकांत जी ने सही उत्तर दिया, 6, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाए जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? अब बात को ध्यान से सुनना भैया, कितनी चीनी और मिलाई आपने? तो चीनी पर काम नहीं करना है, चीनी के अलावा जो दूसरी चीज़ है उस पर काम करना है। दूसरी चीज़ कितनी है? दूसरी चीज़ यहाँ तो है 60% और यहाँ कितनी है? यहाँ है 50%। बात समझे कि नहीं समझे? अभी तक जो सिखाता आ रहा हूँ वही बात कर रहा हूँ मैं। अब इस बार मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। देखो मैंने सब छोटे से बड़े तक सवाल लिए, ताकि पहले मैं आपको बेसिक सिखा सकूँ। कॉन्सेप्ट मैंने कल सिखा दिया था आपको, आज मैं अब इसका ट्रिक भी सिखा सकूँ आपको। सिंपल सी बात है, चीनी और मिलाई है। चीनी और मिलाई तो चीनी पे काम नहीं करना है। चीनी के अलावा जो चीज़ है वो क्या है? वो यहाँ 60% है, यहाँ 50% है, बस। तो आप तो 50 और 60 लिख दो, काम हो गया आपका। ये लिख दिया 50 और 60। और मिलाया मतलब ये कम वाली मात्रा प्रारंभिक है और ज़्यादा वाली मात्रा अंतिम है। ये तो है प्रारंभिक मात्रा और ये है अंतिम मात्रा। आपके पास प्रारंभिक मात्रा सवाल कह रहा है 300 है, तो आप कहोगे 305 के बराबर है। सवाल कह रहा है कितना और मिलाया, यहाँ कितना और मिलाया? 5 से 6 हो गया तो और कितना मिलाया? 1, तो 5 6 कितना हो गया? 30, तो 60 ग्राम और मिलाया। इतना सरल सा सवाल था। अगर बात समझ में आई हो तो इतना छोटा सा सवाल है, 60 ग्राम उत्तर आया। जीतू कुशवाहा जी ने उत्तर दिया है, कैलाश जी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छे। चलिए बात समझे आप। बात ये थी भैया, कहानी ये थी कि 40% चीनी है, मतलब दूसरी वाली चीज़ 60% है। बाद में कह रहा है 50% चीनी है, मतलब दूसरी वाली चीज़ 50% है। इसको हटा दो आप, हटा दिया। इन दोनों का अनुपात ही काम में आने वाला है, तो 5:6 लिख दिया। मिलाया, इसका मतलब जो कम है वो प्रारंभिक मात्रा है और ज़्यादा है वो अंतिम मात्रा है। ये प्रारंभिक मात्रा जो 300 है वो यहाँ 5 के बराबर है। कितना मिलाया? आपको कितना मिलाया दिख रहा है? यहाँ 1 मिलाया दिख रहा है, तो 1 से आपने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। ये आपका उत्तर आ गया। इतना छोटा सा कार्य आपको इसमें करना था। अगले सवाल की बात करी जाए, लीजिए।
अब अगले सवाल का आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए, मुझे उत्तर देके दिखाइए अगले सवाल का। सब तरह के सवाल ये करवा चुका हूँ, अगले सवाल का उत्तर आप खुद देने का प्रयास कीजिए, मुझे उत्तर देके दिखाइएगा। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको मिल ही रहे होंगे E2 अकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपके पास एक और सूचना ये है कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को टॉपिक वाइज करके उपलब्ध रहेंगे। हाँ, वो थोड़ा सा उसकी कोई कॉस्ट होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी, नाम मात्र की कॉस्ट होगी। ई बुक आप जिसे कह सकते हो, आपके लिए एक ऐसी ई बुक आएगी जिसमें आज लॉन्च हो जाएगी जहाँ तक मुझे पता है, जिसके अंदर एसएससी जीडी के 2011 से लेकर 2019 तक के 1500 सवाल है। उन 1500 सवालों को टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया गया है। अपनी जो आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको जांच कैसे करें, उसके लिए समझे आप मैंने क्या कहा। बुक परचेज की थी, एक मिस्टेक है, बुक परचेज क्वेश्चन नहीं दिया है, सभी सॉल्व क्वेश्चन है, समझा नहीं मैं। एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दिया, वो तो बाई चांस कोई छूट गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, अरेंजिंग में मिस्टेक हो जाती है। आप भेज देना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, यहाँ का व्हाट्सअप नंबर भी तो है आप लोगों के पास। हाँ, बहुत सारे लोगों ने उत्तर देना शुरू किया, आप चेक करते हैं क्या है उत्तर। देखिए 1 सेकंड का काम क्या था इसमें 1 सेकंड का काम क्या था, ध्यान से देखिए। 3 लीटर चीनी में 40% चीनी है, ठीक है। इसमें 1 लीटर पानी और मिलाया, मतलब हमें चीनी पे काम करना है। किस पे काम करना है हमें? चीनी पे और काम करना है, ठीक है। नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है, तो आपने तो ध्यान से देख लो। देखो भाई, चीनी के बारे में लिख लो सिर्फ 3 का 40%। 3 का कितनी है चीनी? 40%, यही है। 3 का 40% चीनी है और नए घोल में 1 लीटर पानी और मिलाया। तो अब नया घोल कितना हो गया? 4। तो ये 4 का कितने प्रतिशत होगी? 4 का के प्रतिशत। बस इतना ही तो लिखना है, और क्या लिखना है, बस इतनी सिंपल सी बात है। 3 का जो 40% है वो 4 का के प्रतिशत होगी, इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। 3 का जो 40% है वो 4 का के प्रतिशत होगी, इतनी सिंपल सी बात है। तो 3 × 40/4 कितना हो गया? 30। तो के का मान कितना हो गया? 30%। तो सी आपका राइट आंसर है। एक लाइन आपको लिखनी थी, उत्तर सामने था। मैंने समझाने के लिए दूसरी लाइन लिखी है, बाकी अगर आप ये एक लाइन लिखते तो 4 से 4 यहीं कट जाता, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता और 30 उत्तर आपको यहीं दिख जाता। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बात करी जाए अगले सवाल की, लीजिए क्या है आपका अगला सवाल। सुमित कुमार जी ने सी उत्तर दिया, बहुत अच्छे। अगले सवाल की बात करी जाए, लीजिए अगला सवाल। चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, चीनी और पानी का 12 लीटर घोल है और इस 12 लीटर घोल में 4% चीनी है, ठीक है सर। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ाया, ध्यान रखना पानी उड़ाया है, तो शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है? सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान से। प्रारंभिक मात्रा क्या है? 12 में चीनी कितनी है? 4%। चीनी पे क्यों काम कर रहे हो सर? पानी उड़ाया है इसलिए चीनी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ उड़ाते हैं या जो चीज़ मिलाते हैं उस पर काम नहीं करते, जो चीज़ मात्रा में फिक्स रहती है उसके ऊपर काम करते हैं। जो चीज़ मात्रा में फिक्स रहती है, जो पहले जितनी मात्रा थी बाद में उतनी मात्रा है, बदली है तो प्रतिशत मात्रा बदली है, मात्रा नहीं बदली है। ये पिछले वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें सिखाई थी आपको अच्छे से, ठीक है। तो 12 का 4%, 12 का 4%, 12 का 4% किसके बराबर है? ध्यान से देखिए। 2 लीटर आपने पानी उड़ा दिया तो कितना बचेगा? 10 बचेगा भाई। 2 लीटर पानी उड़ा, अंतिम मात्रा कितनी बचेगी? 10। 10 का के प्रतिशत के बराबर है, यही तो बताना है भाई। 12 का 4% है, 10 के प्रतिशत के बराबर होगा। तो 12 चौक 48/10 कितना हो गया? 4.8। तो 4.8% आपका आंसर आ गया के का मान। तो के का मान कितना आ गया? 4.8%। एक ही लाइन लिखनी थी, उत्तर आपके सामने। कैलाश जी ने दिया है, सूरज जी ने दिया है, जीतू जी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। सवाल नंबर 88। 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलेन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलेन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? बताइए फिर अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? सेम टू सेम सवाल है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पानी डाला भैया आपने, 1 लीटर पानी डाला है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सॉरी, मैंने कहा हर बच्चे को एक ऐसी पीडीएफ मिल जाए जिसमें एसएससी जीडी के 1500 क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर के 1500 क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल जाए,
और टॉपिक में भी हमने कोशिश करी है कि कुछ टाइप वाइज भी कर ले मैं, मतलब जैसे सब प्रतिशत के क्वेश्चन एक साथ, जब औसत के क्वेश्चन एक साथ, सब चीज़ें एक साथ, इस तरह से हमने कुछ अरेंज करके आपको PDF देने की कोशिश करी है, जो कल लॉन्च होएगी। ई बुक के रूप में होएगी। क्वेश्चन होएगा, क्वेश्चन के नीचे राइट आंसर होगा और उसके नीचे सॉल्यूशन होएगा। ये और बोलो। चलिए सोल्व किया जाए फिर। 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियम में, तो 5 का 40%, 5 का 40%। अभी तो तुमने ट्रिक देखी कहाँ है। 5 का 40%, 1 लीटर पानी डाल दिया तो 6 का के प्रतिशत के बराबर होगा। ये तो बेसिक है अभी, ठीक है। 8 पंजा सॉरी 5 चौक 20, 200, 200/6, 200/6 मतलब 100/3, और 100/3 होता है 33 से 1/3। यहाँ के बाद वैसे भी पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी। 200/6, 100/3, 100/3 कितना होता है 33 से 1/3%। तो जिसने डी उत्तर दिया उसका उत्तर बिल्कुल सही है। कैलाश जी ने दिया है, सुमित कुमार जी ने दिया है, इससे पहले भी 1-2 लोगों ने दिया था, लेकिन मेरे को तो 2-3 कमेंट ही दिखते हैं एक साथ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल की बात करी जाए, अपने तो इससे मतलब है। देखो मैं कितने सवाल लेके आ गया हूँ, आप देख रहे होंगे, कभी किसी गाइड के कभी किसी गाइड के, लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस ला के मैं आपको ये चैप्टर पूरा करा रहा हूँ। मैंने जैसा कि कहा था, सर मेरे आपकी बुक परचेज कर ली है, एक मिस्टेक है, बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिया है, सभी सॉल्व क्वेश्चन है। नहीं, जहाँ जहाँ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की कमी लगी है उसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा देंगे। बस कुछ चैप्टर में नहीं दिए हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, बाकी अधिकांश चैप्टर में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ आपको कमी लगी है वो आप अपना जो व्हाट्सअप नंबर तो चल ही रहा है, आप अपना नाम लिख के मैसेज कर देना, हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे आपको, ठीक है। आपको असंतुष्ट नहीं रखेंगे हम इस चीज़ में। अगले सवाल की बात करी जाए, 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में, अरे ये तो अभी हमने पढ़ा है, सेम सवाल रिपीट हो गया, ये तो अभी हमने किया था ना। कितने ग्राम पानी और मिलाया जाए, वही, ये तो वही सवाल हो गया भाई। एल्कोहल है 30 और 50, बस ये प्रारंभिक मात्रा, ये अंतिम मात्रा। 9 किसके बराबर है, 3 के, मिलाया कितना 2 के, तो कितना आ गया 6 ग्राम है, तो ग्राम, वहाँ लीटर था यहाँ ग्राम है, बस इतना ही फ़र्क है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो आ चुका है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लीजिए, नई टाइप का सवाल आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा सीट का सवाल नंबर 90। इतने सवाल तो परीक्षा में भी नहीं आए होंगे कभी, मतलब नहीं आएंगे, मतलब कभी एक पर्टिकुलर परीक्षा में। एसएससी में तो बहुत सारे परसेंट मिल जाएंगे परसेंटेज के, लेकिन मतलब 10+2 में, CGL में, लेकिन GD का अगर एवरेज देखा गया तो लाभ आने के क्वेश्चन ज़्यादा दिखे। अभी तो चंद्रकांत जी ई बुक की बात कर रहे हैं आप, तो ई बुक आपने अपने पास में आपको अवेलेबल होएगी। SSC GD की अगर पर्टिकुलर की बात कर रहे हो ना, तो SSC GD की ई बुक लॉन्च करने वाले हैं कल। ई बुक मतलब समझे, ऐप में डाउनलोड करो, पढ़ लो, नाम मात्र का खर्चा, लंबा चौड़ा फीस नहीं, बस सॉल्व करो, वहीं आंसर लिखा है, आंसर चेक कर लो, और वहाँ सॉल्यूशन भी दे दिया है, ठीक है ना। चलिए, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक खरीद पाते हैं। घटा हुआ मूल्य प्रति किलो ज्ञात कीजिए। निश्चित खर्च पर घटाया या बढ़ाया मूल्य। अब देखो, खर्च तो निश्चित है, जो मूल्य है, जो घटाया या बढ़ा, वो अपने को बताना है। अब इस सवाल को ध्यान से समझना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, इस सवाल का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए पहले ध्यान से। आप कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है, आप बाजार गए, ठीक है सर, आप एक फिक्स रुपए का सामान लाते हो। मान लीजिए आपने फिक्स कर रखा है कि मैं, जैसे इसने फिक्स किया वैसे हम भी फिक्स कर लेते हैं कि भाई 240 रुपये की ही सेव लाऊंगा। 240 रुपये आपने फिक्स कर दिए, मेरे सेव का खर्चा फिक्स है 240 रुपये, तो मैं 240 की लाऊंगा। बात समझे, 240 रुपये इसने सेव का खर्चा फिक्स कर दिया। आप ही हो ये ग्राहक, ये ग्राहक आप ही हो जिसने 240 रुपये सेव का खर्चा फिक्स कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कुछ भी हो जाए, अपने तो 240 रुपये की सेव लानी है। सस्ती होगी तो ज़्यादा ला के खा लेंगे, महंगी होगी तो कम ला के खा लेंगे। सेव का खर्चा फिक्स रखना है 240 रुपये, बजट नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है भैया। अब क्या हुआ, बात सुनना ध्यान से। अब 2 कहानी होती है यहाँ से। बाजार जाने पर आप बाजार गए, आपने 240 रुपये दिया, कहा भैया सेव दे दे। उसने सेव दी, आपको सेव वाला थैला लगा भारी,
मतलब सेव वाला थैला क्या लगा आपको, भारी लगा, मतलब ज़्यादा सेव आई, सेव आई ज़्यादा, तो ज़्यादा सेव का भाई भाव कम हो गया, भाई पहले से भाव हो गया कम तो सेव आई ज़्यादा, यही बात है कि हाँ सर भाव कम हो गया तो सेव ज़्यादा आएगी, सीधी सी बात है। अब आपके दिमाग में एक बात आई भाव कम होने पर कि यार एक काम करते हैं, अपने तो उससे कहते हैं भैया रोज़ जितनी सेव देता है उतनी दे दे, भाव कम पैसे वापस दे दे। दुकानदार के पास दो ऑप्शन है आपको देने के लिए, यहीं से व्यवहार लगेगा, यहीं से उत्तर निकलेगा। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है सीख लो, व्यवहार यहीं से लगने वाला, यहीं से उत्तर निकलेगा। दुकानदार के पास दो ऑप्शन है। दुकानदार ने कहा भैया एक काम करो, या तो आप क्या करो सेव ले लो प्लस में, मतलब पहले से आप ज़्यादा सेव ले लो, ठीक है, और आपके तो नहीं, मुझे तो पहले जितनी सेव चाहिए, मतलब रुपए में नहीं मात्रा में, ये तो रुपए की बात करी मैंने। आप कहोगे नहीं मुझे तो पहले जितनी सेव चाहिए, तो आप कुछ पैसे वापस ले लो। बात समझे नहीं समझे भाई, सेव हो गई है सस्ती, सेव का मूल्य हो गया कम, सेव का मूल्य हो गया कम, तो आपके पास दो ऑप्शन है। उसने कहा आप या तो क्या करो कुछ पैसे वापस ले लो मेरे से, जो पैसे आप मुझे देते हो रोज उतने दे दो और कुछ वापस ले लो, और अगर आप पैसे वापस नहीं लेते हो तो उसकी जगह सेव ले लो। अब इसमें क्या है, इतनी सिंपल सी बात है। और ये का ये व्यवहार यहाँ समझ लीजिए आप ध्यान से, ये का ये व्यवहार आप यहाँ समझ लीजिए। आप दुकान गए और सेव हो गई महंगी, तो दुकानदार ने कहा भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट है, या तो सेव ले लो कम थोड़ी सी, और या मुझे क्या करो आप कुछ पैसे ज़्यादा दे दो, कुछ आप मुझे पैसे और दे दो, और नहीं तो आप सेव कम ले लो। यही तो ऑप्शन हुआ, बस ये व्यवहार है। अब इतना छोटा सा व्यवहार किस बच्चे को नहीं समझ में आएगा। वापस सुनना मेरी बात, समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है कैलाश जी, गुड। मैं जो बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए, व्यवहार समझिए पहले, है ना, क्योंकि ऐसे 3-4 सवाल आएंगे अभी आपके सामने। उन 3-4 सवालों में हम सब में व्यवहार लगाने वाले हैं, इसलिए बात को ध्यान से सुनिएगा। बात यह है, आप फिक्स पैसे लेके गए, भाव कम हो गए, तो या तो आप क्या करोगे सेव ज़्यादा ले आओगे, या फिर आप क्या करोगे कुछ पैसे ले आओगे वापस। और अगर भाव बढ़ गए हैं, सेव कम ले आओगे या फिर उनके बदले में कुछ पैसे दे दोगे, तो सेव बराबर आ जाएगी। ये कहानी तो सबको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सवाल के ऊपर। मैं इस सवाल को आपको व्यवहारिक तरीके से करवा रहा हूँ, ठीक है। जीवन में कभी मौका मिला तो ट्रिक भी सिखाऊंगा, इसकी ट्रिक भी सिखाऊंगा अगर आपको रटना है तो। फिलहाल तो मैं आपको व्यवहार सिखा रहा हूँ इसका, ठीक है। व्यवहार क्या है ध्यान से सुनना। आप 240 रुपये लेके गए, सिंपल सी बात है, हाँ सर 240 रुपये लेके गया, ठीक है। 25% भाव कम हो गया, तो या तो 25% पैसे वापस ले लो। भाई 25% भाव कम हो गया ना, तो 25% पैसे वापस ले लो। तो 240 का 25% कितना होगा, मतलब 1/4, मतलब आधे का आधा, 60 रुपये। तो या तो आप क्या करो 60 रुपये ले लो वापस, और या आप क्या करो 2 किलो सेव लेके आ जाओ। यही बात हो गई ना। या तो आप क्या करो 60 रुपये ले लो वापस, और या फिर क्या करो आप 2 किलो सेव ज़्यादा लेके आ जाओ। इसका मतलब वर्तमान की स्थिति में, वर्तमान की स्थिति में कहानी यह है कि ये जो 2 किलो सेव है ये 60 रुपये की है, तो 1 किलो सेव कितने की होगी, 1 किलो सेव 30 रुपये की होगी। तो 30 रुपये प्रति किलो जो है वो आपका क्या है, वो आपका भाव है, वर्तमान भाव, घटा हुआ भाव 30 रुपये प्रति किलो। बात समझ में आ गई होगी। ये एक बेसिक सी बात करी है मैंने एक बेसिक सी बात करी है। आप 240 रुपये लेके गए, 25% कम हो गया, 240 का 25% होता है 60 रुपये। या तो आप 60 रुपये लेके आ जाओ, या आप 2 किलो सेव लेके आ जाओ। इसका मतलब 2 किलो सेव 60 रुपये की है, तो 1 किलो सेव कितने की होगी, 1 किलो सेव 30 रुपये की होगी। ये कहानी, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। यह है तो वर्तमान मूल्य है। अगर आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछा होता, तो अगर सवाल आपसे कहता प्रारंभिक मूल्य बताओ, ये तो वर्तमान मूल्य है। अगर सवाल कहते था प्रारंभिक मूल्य बताओ, तो आप क्या करते, तो आप ऐसे करते 25% की कमी पर काम करते हैं। 25% की कमी, 25% होता है 1/4, और 1/4 की कमी मतलब आप कहाँ पहुँच गए, 4 से आप 3 पे पहुँच गए, 4 से आप कहाँ पहुँच गए, 3 पे। वैसे तो ये लाभ हानि का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ बात, सवाल यहाँ प्रतिशत में दिया है तो मैं प्रतिशत में सिखा रहा हूँ आपको। बाकी ये कॉन्सेप्ट लाभ हानि का है, लेकिन सीख लीजिए, कमी के रूप में यहाँ सीख लीजिए। 25% की को बोलते हैं 1/4, 1/4 की कमी होती है तो 4 से आप 3 पे पहुँच जाते हो। अब अभी का भाव आपका 30 है, और आपको भाव निकालना है प्रारंभिक, ये घटा हुआ भाव है, और प्रारंभिक भाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा लाने के लिए क्या करोगे, देखो 3 को तो नीचे रख दो और 4 को ऊपर रख दो। ऊपर ज़्यादा लिखोगे तो उत्तर ज़्यादा आएगा। तो 40 रुपये प्रति किलो क्या हो गया, प्रारंभिक भाव हो गया। 40 रुपये प्रति किलो प्रारंभिक भाव हो गया। अगर आपसे इस सवाल में प्रारंभिक भाव पूछता तो आपको ये जुगाड़ और लगाना पड़ता, लेकिन ये दिखने में इतना लंबा है, करने में इतना काम नहीं। तो ये तो था
वर्तमान या घटा हुआ मूल्य, या आप कह सकते हो अंतिम मूल्य। लेकिन अगर प्रारंभिक मूल्य पूछ लेता तो ये काम और करना पड़ता, इस कमी के ऊपर काम करना पड़ता। 25% होता है 1/4, 1/4 की कमी मतलब 4 से 3 पे आओगे, 4 से 3 पे आओगे, अब 30 है। अब आपको ये देखना कौन सा किसके बराबर है भाई, कौन सा किसके बराबर है ये देखना आपको। सिंपल सी बात ये है, ये 30 घटावा मूल्य है, या घटावा मूल्य क्या है 3 है। आप सीधा एक एक नियम लगाना चाहो तो एक एक नियम लगा लो भाई। ये 30 घटावा मूल्य, घटावा मूल्य यहाँ कितना है 3, तो 3 अगर 30 के बराबर है तो 4 40 के बराबर होगा, तो 40 रुपये प्रति किलो प्रारंभिक मूल्य है। ठीक है ना। आई होप बात समझ में आ गई होगी। पहले रेट 40 रुपये प्रति किलो, वेरी गुड। प्रीतम राव जी ने सही उत्तर दिया, कैलाश जी ने भी सही उत्तर देने का प्रयास किया, बहुत अच्छे। अगले सवाल की बात करी जाए। अब आई होप इस सवाल का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है ना। ठीक है, मैं यही चाह रहा था ये सवाल आप व्यवहार से करें। अब देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। लीजिए, यदि मिटाने वाले रबड़ के भाव में 25% की कमी हो, क्या लिखा है आप समझ गए होंगे। इससे पहले जो मैं क्वेश्चन लाया कुछ जीडी में आया हुआ लाया, कुछ यहाँ वहाँ से, कुछ इधर से, कुछ उधर से। आज मैं जो कुछ सवाल लाया हूँ वो लाया हूँ मैं RS अग्रवाल से। तो अलग अलग किताबों से रोज़ हम अलग अलग तरह के सवाल लाते हैं, है ना। यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाए तो एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है। कहानी है 1 रुपये की। कहानी कितने की भैया? 1 रुपये की। 1 रुपये की, 1 रुपये का 25% कितना होता है? 1 रुपये का 25% होता है 25 पैसे, जिसे आप बोल सकते हो 1/4 रुपया। क्या बोल सकते हो? 1/4 रुपया। ठीक है सर। 1/4 रुपये में कितने रबड़ आ रहे हैं? 2। तो ध्यान से सुनो, 1/4 रुपये में अगर 2 रबड़ आएंगे तो 1 रुपये में कितने आएंगे? 1 रुपये में कितने आएंगे? ये 8 आ जाएंगे। 1 रुपये में 8 रबड़। अब ये 1 रुपये में 8 रबड़ क्या है? ये अंतिम मूल्य है। अब ये कह रहा है तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या क्या होगी? तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या होगी 6। क्यों? ये कह रहा है यदि ऐसा हो जाए तो, सवाल कह रहा है यदि ऐसा हो जाए तो, यदि ऐसा हो जाए तो 1 रुपये में कितने रबड़ आएंगे? 8 रबड़ आएंगे। ठीक है ना। तो पहले क्या आते थे? पहले कम आते थे भाई, अभी कमी हुई है ना तो 8 रबड़ आ रहे हैं। तो पहले तो रबड़ कम आते थे, तो पहले रबड़ कितने आते थे? 1 रुपये में 6। अगर यदि ऐसा नहीं होता तो भाव क्या था? 1 रुपये में 6 रबड़ आपका भाव था। यहाँ कन्फ्यूज होकर 8 उत्तर मत लिख देना। किसी बच्चे ने 8 बताया भी है, देखो बता दिया एक बच्चे ने 8 बोलते ही। इसलिए मैंने कहा ना, बात को समझो, पहले बात को समझो। बात ये थी 25 पैसे में 2 रबड़ आते हैं तो 1 रुपये में 8 रबड़ आएंगे। लेकिन ये क्या है? ये भैया अंतिम भाव है। ये क्या है? ये अंतिम भाव है। ये कह रहा है तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है, मतलब 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। यहाँ हिंदी है, हिंदी। यदि ऐसा होता तो 1 रुपये में 8 रबड़ आते। यदि ऐसा होता तो 1 रुपये में 8 रबड़ आते, लेकिन अभी 2 रबड़ कम आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो 2 रबड़ और खरीद पा रहे हो, तो 2 रबड़ और नहीं खरीद पाते। तो प्रारंभ में क्या था? प्रारंभ में था 1 रुपये में 6 रबड़। प्रारंभ में क्या था? 1 रुपये में 6 रबड़। अब समझ में आया कि नहीं आया? 6 आंसर। प्रीतम रोजन सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे। 6 आंसर दिया है। बी सुमित जी ने भी दिया है, कैलाश जी ने 6 उत्तर दिया, बहुत अच्छे। बात समझ में आ गई होगी? गुड। चलिए बात करी जाए अगले प्रश्न की। क्या हमारा अगला प्रश्न? एक वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदी जा सकती है। तो घटने से पहले, अब यहाँ तो सीधा ही कह दिया प्रारंभिक मूल्य बताओ। तो सुनो ध्यान से, 1 रुपया है, ये कह रहा है 33.1/3% की कमी होने पर। तो ये 33.1/3% किसके बराबर होगा? 1/3 के बराबर होगा। तो 1/3 की कमी हुई है, 1/3 की कमी हुई है तो 4 वस्तु ज़्यादा आ रही है। 1/3 रुपये की कमी होने से, बात को ध्यान से सुन लो, 1/3 रुपये की कमी होने से 4 वस्तु ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब 1 रुपये में कितनी वस्तु आएगी? 1 रुपये में वस्तु आएगी 12। और ये क्या है? ये है अंतिम भाव। ये क्या है? अंतिम भाव। अब बात को ध्यान से सुनना, 4 वस्तु अधिक खरीद रहे हो, मूल्य में कमी हो रही है। मूल्य में कमी हो रही है तब 1 रुपये की 12 आ रही है भैया। मूल्य में कमी हो रही है तब 1 रुपये की आ रही है 12। ठीक है ना। तो जब प्रारंभ में मूल्य तो ज़्यादा था, प्रारंभ वाला मूल्य तो ज़्यादा था, तो वहाँ तो कम आएगी, तो वहाँ आएगी 1 रुपये की 8। सिंपल सी बात है। यहाँ आपने कॉमन सेंस लगाया है। क्या लगाया यहाँ पे? कॉमन सेंस। ठीक है ना। तो 1 रुपये की 8 आपका उत्तर है। किसी ने सी उत्तर दिया क्या भैया? सी किसी ने उत्तर दिया क्या? या आप धीरे चल रहे हो चैट में? 1/3 रुपया बचेगा। 1/3 रुपये में 4 वस्तु आएगी तो 1 रुपये की 12 वस्तु आएगी। 1 रुपये की 12 वस्तु अंतिम है।
भाव कम होने के बाद 1 रुपये की 12 आ रही है, तो पहले भाव ज़्यादा थे तो वस्तु कम आएगी। अब इतना दिमाग तो परीक्षा में साथ लेके जाना पड़ेगा कि भैया अंतिम मूल्य यह है कि 1 रुपये की 12 वस्तु, और ये भाव कम हुई है, भाव कम होने पर यह है। तो भाव कम होने पर यह, तो पहले भाव ज़्यादा था, पहले भाव क्या था, पहले भाव ज़्यादा था। और जब पहले भाव ज़्यादा था, बात को सुनिएगा, जब पहले भाव ज़्यादा था तो उस टाइम आती थी 1 रुपये की 8, क्योंकि भाव ज़्यादा था तो वस्तु कम आती थी। सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये कॉमन सेंस लगाया आपने। गणना वणना कहाँ है, गणना वणना फुर्र है, ज़्यादा गणना वणना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सवाल में आपको। देखिए कहाँ गणना करनी पड़ेगी आपको, कोई तरह की गणना नहीं करनी पड़ी आपको। लीजिए अगले सवाल की बात करी जाए। हाँ भाई, टाइप नंबर 17 आ चुकी है हमारे सामने, इसमें हम कर रहे हैं शेष वाले प्रश्न। टाइप नंबर 17 में हम कर रहे हैं शेष वाले प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न आपके सामने पढ़ा जाए। लीजिए अगला प्रश्न क्या, देखिए, अजय अपने वेतन का 25% किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है और 27,000 रुपये की बचत करता है। तो पहले तो इसका खर्च देख लो, टोटल करता कितना कितना ये। 25% तो घर पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। ये कहानी है। 20, 30, 40, 50, 55% भाई साहब खर्च कर देते हैं, तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 45%। शेष कितना बचेगा 45%। 25, 5, 30, 40, 50, 55, 55% खर्च कर दिया, 45% बचा है। सवाल कह रहा है 27,000 बचा है, इसका मतलब जो 27,000 है वो आपका 45% के बराबर है। अब हमें कुल पूछा है, तो कुल किसके बराबर होगा, कुल 100 के बराबर होगा, बिल्कुल ठीक है। 5 से काटा जाए, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 0 0 0 0। 60,000 क्या है, 60,000 इन भाई साहब की आय है। इतना सरल सा सवाल है, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा था। अगले सवाल की बात करी जाए। लीजिए, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए हैं तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, तो कुल 60% अंक लाने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा। सवाल जो है वो भाषा पर आधारित है। ये जो सवाल है, ये सवाल अपनी खुद की भाषा पर आधारित है। इसकी भाषा को जिसे समझना पड़ेगा, जो सवाल की भाषा समझ लेगा वो सवाल समझ लेगा। कैसे, एक परीक्षा में 150 प्रश्न है, उसमें से सभी 1 अंक के हैं, ठीक है। मीनल ने पहले 75% प्रश्न लिए, 150 में से उसने कितने प्रश्न लिए, 150 में से उसने 75% प्रश्न लिए, और इसका उसने 80% हल किया, सही उत्तर दे दिया। इसने 80% का सही उत्तर दे दिया। 80% कितना होता है भैया, 80% सर 4/5 होता है। 80% कितना होता है भैया, 4/5। तो इसका 4/5 कितना होगा, 75 का 4/5 मतलब 75 का 4/5 मतलब 15 5 75, 15 चौके 60। 60 अंक पर मीनल पहुंच चुकी है। कहानी अभी तक ये है, 60 अंक पर मीनल पहुंच चुकी है। पहली कहानी ये है, ठीक है सर। एक सवाल 1 नंबर का है, तो 75 में से 60 सवालों के सही उत्तर देके मीनल 60 नंबर ला चुकी है। अभी तक का स्कोर ये है, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। चलिए, कहानी का पहला रूप समझ में आया क्या। मीनल ने 75 सवाल किए, 75 का 150 में से पहले 75% लिए, प्रथम 75 प्रश्न, उसका 80% मतलब 4/5 मतलब 60 सवाल उसने सही किए, तो उसे 60 अंक मिल चुके हैं, क्योंकि एक सवाल 1 अंक का है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है सर। उसे कुल 60% अंक लाने हैं। मीनल को अंक कितने लाने हैं, मीनल को अंक लाने हैं 60%। तो 150 का 60% कितना होगा, 150 का 60% अंक उसे मीनल को लाने हैं। तो 150 का 60% होगा 150 × 60/100, 15 छंग 90 मतलब 9, 0। ये लीजिए, तो 90 अंक उसे लाने हैं। अब 90 में से कितने अंक मीनल ला चुकी है, 90 में से 30 अंक मीनल ऑलरेडी ला चुकी है। अब मीनल को कितने अंक लाने, कितने प्रतिशत अंक लाने, वो देखिए ध्यान से। अब सवाल कितने बचे हैं मीनल के पास, मीनल के पास 75 सवाल बचे हैं, उसमें से उसे 30 का सही जवाब देना है। बात समझे क्यों देना 30 का सही जवाब, अरे भाई 75 में से 60 सवाल सही कर चुकी है मीनल, 150 में से उसे 90 सवाल सही करने हैं,
तो कुल पीछे कहानी ये बची। अब उसे 30 सवालों का और सही उत्तर देना है 75 में से गुणा 100, जो हो गया आपका 40% के बराबर। तो 40% हो गया, डी इज द राइट आंसर। ये है कहानी। जिसने 40 उत्तर दिया उसका उत्तर सही है, जिसने 40 उत्तर नहीं दिया थोड़ा सोचिएगा, विचार कीजिएगा, बात को समझिएगा। लीजिए थोड़ा शॉर्ट में कहानी को वापस समझा रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए, अच्छी कहानी है। कुल मिला के कह रहे हैं कि 150 का 60% लाना है। 150 का कितना लाना है? 60%। मतलब नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 150 × 60/100 मतलब 90 अंक लाने हैं। आप कह सकते हो 90 तो % सही करने हैं और 90 ही अंक लाने हैं, क्योंकि एक सवाल का 1 अंक है, बात एक ही है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। पहले 75 का उसने क्या किया? पहले 75 का उसने 80% मतलब 4/5 हल कर दिया, तो इसका 4/5 हो गया 90%, सॉरी 60%। 60% वो हल कर चुकी है। 75 में से 150 में से 75 सवाल उसने सही कर लिए, पीछे बचे 75 सवाल। इस 75 में से उसे कितने सवाल सही करने हैं? उसे 30 सवाल सही करने हैं। क्यों? टोटल 90 सवाल सही करने हैं, 60 सवाल वो सही कर चुकी है, तो 30 सवाल और सही करने हैं। 30 सवाल उसे सही करने हैं कितने में से? 75 में से। तो 100 में से कितने करने हैं? गुणा 100 कर दो आप, ठीक है। तो 3 और 4 तो आ जाएगा 40। तो 40% उसे सवाल और सही करना है। कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर उसे देना है? तो 40% प्रश्नों का उसे सही उत्तर देना है। गौरव कुमार जी राम राम। चंद्र कुमार जी ने बड़े दिनों बाद सही उत्तर दिया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए बात करी जाए अगले प्रश्न की। क्या अगला प्रश्न? राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर और शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपये बचे हैं, तो उसकी मासिक आय क्या है? दो तरीके हैं मेरे पास इस सवाल को करने के। पहले तो मैं बेसिक से करवा देता हूँ, एसएससी जीडी के हिसाब से, क्योंकि सवाल अगर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आएगा तो उसमें गणना कम होगी, तो मैं बेसिक से इसको करवा देता हूँ। और बेसिक से बाद में आप इसको कुछ वो भी बता दूंगा, व्यवहार जुगाड़, ठीक है ना। अब देखिए ये शेष वाला सवाल है, शेष वाला कॉन्सेप्ट पहले सिखा चुका हूँ। 100 का 20% उसने खर्च कर दिया, तो 100 का 20% 20 होता है, पीछे बच गया 80। ये लाइन मत लिखना परीक्षा में, यहीं पे पहुंचना, सीधा यहीं से लिखना शुरू करना, यूँ नहीं, आदत बना लो ये, ठीक है सर। इसका 15%, 80 का 15%। आपको याद हो तो मैंने 80 का 10% डायरेक्ट निकालना सिखाया 8, तो 5% होगा 4, तो मन में ये काम कीजिएगा 12, तो 80 का 15% हो गया 12, ठीक है सर। तो पीछे कितना बच गया? 70, 68 बच गया। अब इस 68 का कितना? 68 का 30%। अब बात को ध्यान से सुनना, 68 का 30%, 68 का 30% वो क्या करता है? 68 का 30% खर्च कर देता है किस पे? कपड़ों पे, और बाकी है उसकी बचत, तो 70%। भाई 68 का 30% वो कपड़ों पर खर्च करता है, इसमें कोई दो राय है? नहीं सर, कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब 68 का 70% क्या है? 68 का 70% वो किस पे खर्च करता है? वो बचत करता है, ये उसकी बचत है। ये कहानी जिस बच्चे को समझ में आ गई, देखो बेसिक में भी मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, व्यवहार लगा रहा हूँ। 100 का 20% 20 हो गया, पीछे 80 बचा, 80 का 15% 12 हो गया, पीछे 68 बचा, 68 का 30% वो खर्च कर रहा है कपड़ों पर, तो पीछे बचे 70% जो बचत कर रहा है। अब 68 का 70% डायरेक्ट कैसे लिख सकते हो आप? ऐसे लिख सकते हो, 68 × 0.7। बात समझ में आई? किसी भी चीज़ का 70% ऐसे लिख सकते हो। इस बात को समझ लेना जो बच्चे बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं वो, कि भाई आपको लिखना है 45 का 10%, आप उसे लिख सकते हो 45 × 0.1। ये क्या लिख दिया आपने? 45 का 10%। आपको लिखना है 45 का 20%, तो 45 × 0.2। आपको लिखना है 45 का 30%, तो 45 × 0.3, ये 45 का 30%। आपको लिखना है 45 का 40%, तो 45 × 0.4। क्या सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ भाई, जब तू लिखेगा 45 का 40%, तो कहानी ये होएगी कि आप लिखोगे 45 × 40/100, 45 × 40/100, 0 से 0 कट गया, एक के बाद पॉइंट लग गया, तो 45 × 0.4 हो गया। आई बात समझ में? ये है कहानी जो आपके दिमाग में डायरेक्ट चलनी चाहिए। चल गई सर, अब आगे बताओ। छोटी सी बात को समझने के लिए बड़ी बात कर ली। इधर देखो 68 × 0.7 जो है वो किसके बराबर है? वो आपके बराबर है 9520 के। यही तो कहानी है। तो 1% किसके बराबर होगा? आपको कुल आय पूछिए, 1% किसके बराबर होगा? 9520/68 × 0.7, 0.7 मतलब 7/10 लीजिए। तो 100% किसके बराबर होगा? गुणा 100 के बराबर होगा। ये कहानी है, ये आपके सवाल का उत्तर है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो इनमें से कोई नहीं उत्तर है, और या फिर कोई उत्तर है तो कट जाएगा, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको काट के दिखा देता हूँ। 9520 पीछे 3 0 आएंगे अगर उत्तर में। ये देखो तो 9 7 6 42 मतलब इसका जस्ट आधा हो सकता है ये।
7 तो 8 56 बिल्कुल लग रहा है। इसको अगर देखें ना ध्यान से, 7 तो 8 56, 6 5 7 छंग 42, 42 और 5 47, इसका डबल करो तो, इसका डबल करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14, 1 15, 4 दूनी 8 और 1 9, 952 बिल्कुल हो गया ना। तो ये नीचे वाले दोनों गुणा होके इससे 2 बार कट जाएंगे, तो 2 बार कट जाएंगे तो पीछे 4 जीरो लगा दो, 2 0 0 0 0, 20,000। सी इज़ द राइट आंसर। तो सी इसका सही उत्तर था, इस सवाल का सही उत्तर सी था। अब मैं आपको बड़े बच्चों वाला कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ये मैंने आपको बेसिक सिखाया है, कारण है कि एसएससी जीडी में ज़्यादा गणना नहीं आती है, तो बेसिक से आप इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर आप बात करते हो सीजीएल की, सीएचएसएल की, 10+2 की, रेलवे एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स की, तो वहाँ थोड़ी आपकी गणना मजबूत होनी जरूरी है। तो वहाँ इस सवाल को कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। 20, 15 और 30 है, ध्यान से देखो। 20%, 15% और 30% है, और शेष वाला सवाल है, ठीक है सर। और 9 5 2 0 बचत है, यही सवाल है। हाँ सर यही सवाल है। अब लीजिए आगे बढ़ा रहा हूँ। पहले जो भी उसके पास धन था, ये प्रारंभिक धन है, जो भी उसके पास प्रारंभिक धन था उसका 20% खर्च हो गया। 20%, देखो ध्यान सुनना, उसका 20% खर्च हो गया, और 20% होता है 1/5। 1/5 खर्च हो गया, तो पीछे कितना बचा, 4/5। ये पहली स्थिति में पीछे बचा धन। माना कि प्रारंभिक धन P है, माना कि प्रारंभिक धन P है, जो हमें ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है, ठीक है। उसका अगर 20% खर्च हो गया, किसी भी चीज़ का 20% जो होता है वो 1/5 होता है, और 1/5 जब खर्च हो जाता है तो पीछे आपका 4/5 बचता है। बचता है कि नहीं बचता, बिल्कुल बचता है सर। फिर उसका 15% खर्च हो गया, और 15% होता है 3/20। 15% क्या होता है, 3/20। 3/20 खर्च हो गया, तो पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया आपका 17/20, ठीक है। आगे उसका 30% खर्च हो गया, तो पीछे कितना बच गया, तो पीछे बच गया 7/10। 30% होता है 3/10, तो पीछे कितना बचेगा, 7/10, ये पीछे बचेगा। तो अगर ये प्रारंभिक धन था तो ये पीछे बचेगा, और सवाल कह रहा है कि पीछे बचा 9520, तो इसको आप 9520 के बराबर रख सकते हो। कहानी है, ठीक है सर, तो रख दीजिए, और कहानी है जो चलाइए फिर कहानी को। अब सीधी सी बात है, वही जैसे पिछली बार करी थी आपने। यहाँ तो अपने को पता है 17 चौक 68 इंटू 7, सॉरी 17 चौक 68 इंटू 7, मतलब ये और ये जो है, ये आपका इससे कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कटने वाला है। बात समझ गए। तो 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, ऊपर चला जाएगा, और 0 0 0, ये आपकी गणना हो गई, ये आपका आंसर आ चुका है। तो आप समझे, इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। इस तरीके में आपकी थोड़ी सी गणना कम होती है और थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगता है। बात समझे, मैंने 3 स्टेप क्या क्या लिखे। 1/5 खर्च हुआ तो 4/5 बचा, पहली बात। 3/20 खर्च हुआ तो 17/20 बचा, दूसरी बात। फिर 3/10 खर्च हुआ तो 7/10 बचा, तीसरी बात। कुल मिलाकर अगर P प्रारंभिक धन है तो अंतिम धन कितना है, ये है। बचा कितना है, ये बचा है। और ये किसके बराबर है, ये 9520 के बराबर है, तो इसे हमने 9520 के बराबर लिख दिया। ये थी कहानी, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लीजिए, शेष वाला एक और सवाल हमारे सामने पड़ा है। सवाल नंबर 96 है आज का मतलब हमारी सीट का, परसेंटेज वाली जो टोटल सीट बनाई थी उसने, उसका हम सवाल नंबर 96 कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया, ठीक है भैया। पीछे 70% बच गया। मैंने कहा ना परीक्षा में ऐसे सवाल शुरू करना है कि 30% दे दिया, पीछे 70% बच गया। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, 35 बच गया। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, पुत्री से बड़ा प्रेम दिखा। शेष का आधा है, ध्यान रखना। तो 35 का, भाई शेष का आधा कितना होगा, आधा मतलब 35 होगा। 70 का आधा 35, तो पीछे 35 ही बच गया, ठीक है। और बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। ये जो 35 बचे हैं इसको 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया, तो एक पुत्र के 7000 आएंगे, मतलब 7 आएंगे, सॉरी 100 में से एक पुत्र कितने आएंगे, 7 आएंगे। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिलते, अरे हमारा सवाल तो 7 मिलते हैं कह रहा है, हमारा सवाल तो कह रहा है सर 7 मिलते हैं। नहीं 7 मिलते हैं, आपका सवाल कह रहा है, हमारा सवाल कह रहा है 14,000 मिल रहा है। 14,000 7 के बराबर है, तो उसके पास कुल कितना धन था, कुल 100 माना था सामने। तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 0 0 0 0 0 5 है क्या, 1 2 3 4 5। तो उसके पास टोटल धन था 2 लाख रुपए। ये आपके सवाल का जवाब है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। किसी ने दिया क्या उत्तर, वापस सुन लो।
अरे 30% भाग तो पत्नी को दे दिया, बचा 70, उसका आधा दे दिया अपनी पुत्री को, बचा 35, बाकी का 5 बच्चों में बांट दिया, हर बच्चे के 7 आया। ये कह रहा है हर लड़के के 14,000 आएगा, तो 7 किसके बराबर है? 14,000 के। बस 5 मिनट और। 7 किसके बराबर है? 14,000 के बराबर है। तो 14,000 7 के बराबर है, तो कुल धन इंटू 100 किया तो कितना आ गया? 2 लाख के बराबर आ गया। ये थी कहानी। अगले सवाल की बात करी जाए। लीजिए, आज मैं शेष वाले सवाल ही करूँगा, उत्तरोत्तर कमी और वृद्धि वाले सवाल कल करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसकी अगली टाइप है उत्तरोत्तर वृद्धि और कमी वाली। ये तो आपको पता ही है, मैंने टोटल बताया था कि मैं आपको 20 टाइप के सवाल इसमें टोटल कराने वाला हूँ, ठीक है ना, परसेंटेज में। और 20 टाइप के सवालों में सब कवर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों का कुछ सवाल बच जाए, डाउट बच जाए, तो आपका व्हाट्सअप नंबर है, उससे भेज दीजिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ई बुक आपके लिए कल की डेट में आ जाएगी, हो सकता है आज जारी हो जाए, नहीं तो कल जारी हो जाए। ई बुक में क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कर दिया, परसेंटेज के एक साथ, लाभ आने के एक साथ, सबके एक साथ। उनको टॉपिक वाइज करने के बाद टाइप वाइज कर दिया। दूसरा काम बहुत सरल काम है, करो तो, लेकिन करते तो पता चलता है कितना समय लगता है। क्या किया? पहले सभी एसएससी जीडी के एक टॉपिक के सवाल एक साथ कर दिए, फिर उनको इजी टू हार्ड टाइप में अरेंज कर दिया। उनके नीचे उनका डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि भाई हर क्वेश्चन का आंसर ये, और आंसर को विस्तार से लिख दिया, टिप के साथ, बेसिक के साथ, जहाँ जो अप्लाई हो सकता था वो चीज़ अप्लाई करके बना दी। और ऐसे करके हमने एक ई बुक बनाई है। ऐसी 5 ई बुक आपके लिए आज अवेलेबल हो जाएगी। उसके बारे में विस्तार से कल बताऊँगा, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं। अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस क्लास को सभी मित्रों तक शेयर कीजिएगा। इस क्लास में बच्चों की संख्या ज़्यादा हो, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। जय हो बैच के सिपाही आप लोग भी हैं, तो आपको भी इस प्रकार ये करना है। धन्यवाद।